Hello students and welcome to our YouTube channel Lesson Point. I am your teacher and today I will teach you chapter 2nd of class 12th history textbook, that is Kings, Farmers and Towns. Students, ये हमारी class 12th history series के second chapter की 4th video है and I hope you all will like this videos. स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले की हमारी और वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन को प्रेस करके वहां पे जा सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और उनके भी नंबर अच्छे लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बेसिकली हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला टॉपिक है हमारा बैक टू बेसिक्स। हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड। बेसिकली इंस्क्रिप्शंस को कैसे डेसिफर करा जाता है ये जानेंगे। डेसिफरिंग ब्राह्मी, हाउ खरोस्ती वाज रीड एंड हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अब आप बोलोगे सर ब्राह्मी और खरोस्ती क्या है, हमें पूरा सही से नहीं पता, तो इतना जान लो बेटा कि ये ना स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे इनको डेसिफर करा गया है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। मतलब जो हमें इंस्क्रिप्शन से जो भी हमें प्रूफ मिलता है, जो एविडेंस मिलता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या लिमिटेशन होती है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। बहुत क्रिस्प, बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है, एंजॉय करोगे, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा, पहला टॉपिक दिख रहा होगा बैक टू बेसिक्स, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड, डेसिफरिंग ब्राह्मी। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है जिसमें आपको अपना हिंदी के कुछ शब्द दिख रहे होंगे। ठीक है, साथ में दूसरे शब्द भी दिख रहे हैं, समझ नहीं पाओगे आप क्या है, क्यों? क्योंकि आपको आती नहीं ना ब्राह्मी। अब मैं बताता हूँ क्या है। देखो अब इसका पहला पॉइंट पढ़ो जरा। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। मतलब ज्यादातर जो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में यूज होती हैं, वो किससे डिराइव हुई हैं? वो ब्राह्मी से डिराइव हुई हैं। बेसिकली आप इतना जान लो कि ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी इज नॉट अ लैंग्वेज, ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट, एक लिखने का तरीका। ठीक है, द स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। बेसिकली यही स्क्रिप्ट थी, इसी तरीके से लिखा गया था किसमें? अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी। ठीक है, फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी कौन सा वाला बात होगी, मतलब 1750s के बाद से, लेट 18th सेंचुरी बोले ना, 1750 के बाद से यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बेसिकली एडेड बाय इंडियन पंडित्स, जो इंडिया के जो पंडित थे उन्होंने मदद करी यूरोपियन स्कॉलर्स की। किस काम में? दे वर्कड ऑन बंगाली एंड देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स। जो बंगाली और देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी करी। क्यों? ताकि वो इस लैंग्वेज को समझ पाए जो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये क्या है। उन्होंने जो यहाँ के हमारे पंडित जो लोग होते हैं उनका सहारा लिया। ठीक है, और कंपेयर करा बंगाली और देवनागरी के शब्दों को और ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी उनके शब्दों को, और देखा कि क्या कोई सिमिलैरिटी निकल के आ पा रही है। स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन, मतलब जो पहले इंस्क्रिप्शन जो हमारी थी उनको जो पढ़ते थे, तो समटाइम्स अज्यूम दैट दीस वर इन संस्कृत। उन्हें लगता था कि ये संस्कृत में है। ठीक है, ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन फैक्ट इन प्राकृत, जबकि वो जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो प्राकृत में होती थी। अब आप बोलोगे सर प्राकृत क्या है, तो देखो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ, कभी मत भूलना, प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है, और उसी लैंग्वेज को जो लिखने का तरीका है, प्राकृत की जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएगा और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगी ही आएगी। सिविल से और अगर फोर्स में जाओगे तो ऐसे सवाल हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, only after years of hard work it was James Prinsep who was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। इस चैप्टर की शुरुआत जो पहला पार्ट था उसी में ही मैंने आपको समझाया था जेम्स प्रिंसेप का रोल। मैंने बोला था प्रिंसेप भाई साहब हैं जिन्होंने बेसिकली ब्राह्मी जो एक स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर किया था जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज करी गई है। वही चीजें यहाँ भी बोल रहे हैं कि 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया था ब्राह्मी को जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज होती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपका हो गया। अब भैया खरोस्ती जो है ना, जैसे अभी आपने ब्राह्मी और प्राकृत समझ ली, खरोस्ती भी एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब खरोस्ती का क्या है, अब मैं वो कैसे हमें पता चली उसके बारे में बताता हूँ आपको। जो खरोस्ती और डेसिफरमेंट करने की स्टोरी है ना, जिस मतलब जैसे खरोस्ती के बारे में पता लगाया गया, डिकोड करा गया, वो थोड़ी सी डिफरेंट है ब्राह्मी से। खरोस्ती बेसिकली हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये इंस्क्रिप्शंस देखना मिली, उस स्क्रिप्ट के द्वारा लिखी हुई थी। ये हमें पता कैसे चली? ये हमें पता चली कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स।
जो अभी आप नीचे कॉइन देख पा रहे हो वो इंडो ग्रीक किंग्स के ही कॉइन है, ठीक है। इन कॉइन्स के ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो इमेजेस है और लिखा हुआ भी है, किस चीज से लिखा होता था, किस लैंग्वेज में लिखा होता था, ये लिखा होता था ग्रीक में और साथ ही साथ खरोस्ती स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिनको ग्रीक पढ़नी आती थी, उन्होंने कंपेयर करा ग्रीक और खरोस्ती के शब्दों को, लेटर्स को कंपेयर करा, ठीक है। जैसे कि जो सिंबल ऑफ ए है, जो ए जैसे हम बनाते हैं, वो सिंबल दोनों स्क्रिप्ट में सेम मिला कि, और जैसे कुछ वर्ड्स के लिए मिला, जैसे कि अपोलोडोटस, अपोलोडोटस वर्ड के लिए हमें मिला ए वर्ड और दोनों सेम था। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने डिकोड करी। और व्हेन प्रिंसेप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ द खरोस्ती इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत, और जब प्रिंसेप को ये पता चला ये जो खरोस्ती स्क्रिप्ट है इसकी लैंग्वेज भी प्राकृत ही है, तो बहुत ही ज्यादा सहूलियत हुई लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में। तो बेसिकली खरोस्ती और ब्राह्मी दोनों ही स्क्रिप्ट है, लिखने का तरीका है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो है आपकी प्राकृत, ठीक है बच्चों। तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आखिर में जाते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कि हमें क्या क्या एविडेंस मिलते हैं इंस्क्रिप्शन से। नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, अशोका का नाम मेंशन नहीं है इंस्क्रिप्शन में, बहुत ही एक दो जगह का आया होगा शायद से, अगर आया तो, ठीक है। व्हाट इज यूज्ड इंस्टेड आर टाइटल्स, क्योंकि राजाओं ने अडॉप्ट करे थे, जैसे कि देवनम पीएल, ठीक है, जिसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो बोलोगे बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और पियादासी जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो ये सारे नाम अशोका की जगह यूज करे गए हैं, राजा का नाम ना लिख के ये लिखा गया वहां पे, ठीक है। The name Ashoka is mentioned in some other inscriptions which also contain this titles, मतलब ये टाइटल उन इंस्क्रिप्शंस में भी है जिसमें अशोका का नाम लिखा गया है, ठीक है। After examining all these inscriptions and finding out that they match in terms of content, ये सुनना, कंटेंट में मैच हो रहे हैं, स्टाइल लैंग्वेज में मैच हो रहे हैं, पेलियोग्राफी में मैच हो रहे हैं। जब ये सब देखा, इन सारी चीजों मैच हो रहे हैं, तो जो एपिग्राफिस्ट हैं जो कि स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस और इनकी, उन्होंने कंक्लूड किया कि ये बेसिकली एक सेम रूलर के द्वारा इशू करी गई है, एक ही राजा ने बोला इनको लिखने को, बस एरिया अलग अलग है तो हर एरिया के हिसाब से अलग अलग तरीके से लिखी जाएगी, लेकिन रूलर एक ही था, ठीक है स्टूडेंट्स। हिस्टोरियंस हैव टू मेक असेसमेंट टू अंडरस्टैंड इंस्क्रिप्शन, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको बेसिकली अज्यूम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है इंस्क्रिप्शंस को समझने के लिए। जैसे कि इफ अ किंग ऑर्डर वर पास्ड, जैसे कि if a king's order were inscribed on natural rocks near the cities or important routes of communication, would passers by have stopped to read these, मतलब अगर मैं राजा के आदेशों को लिख दूं पत्थर में कहीं एक बड़े इंपॉर्टेंट शहर के पास, किसी ट्रेड रूट के पास, तो क्या वहां से जाते हुए लोग उसको पढ़ के रुकेंगे? ये एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि जो ज्यादातर लोग थे वो लिटरेट नहीं थे, तो इस चीज को भी स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो क्या डिड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट है, डिड एवरीवन थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज्ड इन पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र में जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी वो प्राकृत में थी, तो क्या वो सबको समझ में आ गई थी? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड, क्या जो उसमें ऑर्डर लिखे गए, जो उसमें आदेश दिया गया, क्या वो फॉलो भी करा किसी ने? ये भी देखना पड़ता है। ऐसे जो क्वेश्चन के मतलब कह सकते हैं आंसर होंगे वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फिर हमें ढूंढने में काफी मेहनत लगती है, उसके लिए हमें दूसरे सोर्सेज को भी रेफर करना पड़ता है, और वो इतने पुरानी चीजें होगी ना, इतनी पुरानी बात होगी कि उन सोर्सेज को रेफर करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको आखिरी पॉइंट देखो, व्हाइल अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन प्रेजेंट ओडिशा, आपको अशोका और कलिंगा का रिलेशन पता है, और उड़ीसा का, वहां पे उन्होंने लड़ाई की आगे थी, अभी भी हमें वहां पे इंस्क्रिप्शन मिलती हैं अशोका की, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन जिसमें उनका जो एंग्विश दिखाया, बेसिकली जो मतलब एक कह सकते हैं गुस्सा है, घिन मतलब जो है वो दिखाई गई है, वो मिसिंग है। मतलब जब उनको जब रियलाइज होता है कि यार बहुत मारकाट होगी, बहुत खून खराबा हो गया, तो वो जो लिखी गई इंस्क्रिप्शन वो वहां पे नहीं है, वो मिसिंग है, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप पढ़ो, द इंस्क्रिप्शन हैज नॉट बीन फाउंड इन द रीजन दैट वाज कॉन्कर्ड, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें नहीं मिली है उन जगहों पे जहां पे अशोका ने कॉन्कर किया, मतलब कि कलिंगा में अशोका ने कलिंगा में लड़ाई लड़ी, वहां पे लोगों को मारा काटा, लेकिन वहां पे हमें कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब ये हिस्टोरियंस के लिए एक सोचने का सवाल हो गया, ठीक है। इज इट दैट द एंग्विश ऑफ द ओडिशा कॉन्क्वेस्ट वाज टू पेनफुल, मतलब जो दर्द था ओडिशा कॉन्क्वेस्ट का, बाद में वो जो निकला इंस्क्रिप्शंस पे लिखने लायक नहीं था, मतलब इतना ज्यादा पेनफुल था कि उसको लिखा नहीं जा सकता, ठीक है।
एंड देयरफॉर रूलर वाज अनेबल टू एड्रेस द इशू, इसलिए मतलब रूलर जो था, मतलब जो अशोका था, वो अनेबल था इस इशू को एड्रेस करने में। तो ये सारी कुछ चीजें जो एक हिस्टोरियन को सोच समझ के चलनी पड़ती है, अपने दिमाग में बिठा के चलनी पड़ती है कि जब वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो भी एविडेंस निकाल रहे हैं उसको कैसे एज्यूम करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली चीज पढ़ते हैं, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन बी। मतलब पहली बात तो सबसे सिंपल है, एपिग्राफी द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कि वो उसमें काफी सारे लिमिट्स हैं, वो हर चीज हमें नहीं बता सकती। पहला पॉइंट इसका ये है। अब इसका सेकंड पॉइंट आप देखो, समटाइम्स देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन, मतलब कि कभी कभार क्या होता है, कुछ टेक्निकल गलतियां होती हैं इसमें जिससे हमें दिक्कत होती है पढ़ने में इंस्क्रिप्शन को। वो क्या है कि काफी बार क्या होता है, जो आपके अक्षर होते हैं जो लिखे गए हैं वो बहुत ही धुंधले होते हैं या फिर सही से एंग्रेव, सही से उतारे नहीं जाते हैं पत्थर पे। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, जिससे हम इतिहास को फिर से जान सकते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इंस्क्रिप्शन जो होती है वो डैमेज भी हो सकती है इतने समय के साथ साथ, कुछ शब्द जो होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है कि उसको पढ़ा ना जाए, डेसिफर ना किया जाए, एग्जैक्ट मीनिंग ना पता लगा सके। क्या पता आज के टाइम में उसका कुछ और मतलब समझ रहे हो, उस टाइम पे उसका कोई और मतलब रहा हो उस शब्द का। तो ये सारी कुछ चीजें होती है जिससे हमें दिक्कत होती है इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में, ये टेक्निकल लिमिटेशंस है। ठीक है, स्कॉलर्स आर कॉन्स्टेंटली डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ रीडिंग इंस्क्रिप्शंस। मतलब जो स्कॉलर्स हैं हमारे, वो ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं किस पे, एक ऑल्टरनेटिव मेथड पे, ताकि वो पता लगा सके किस चीज को कि जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का तरीका है वो और बेहतर कैसे हो सकता है, हमें और बेहतर तरीके से कैसे कोई एक पुरानी जानकारी पता लग सकती है जो उस टाइम पे लिखी गई थी। ठीक है, ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड, काफी सारी मिल चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी कह सकते हैं कि कुछ हजार ही हैं जिनको हमने डेसिफर किया है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा के बारे में तो अभी हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है कि मतलब ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों इसका अगला पॉइंट, अनदर प्रॉब्लम इज दैट नॉट एवरीथिंग दैट वी कंसीडर सिग्निफिकेंट in term of politics and economics was necessarily recorded in inscription। मतलब वो हर चीज जिसको हम इंपॉर्टेंट समझते हैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि वो सब वहां पे लिखी गई हो, समझ रहे हो। तो इसलिए भी हमें आधे से ज्यादा चीजें तो पता ही नहीं चलेंगी, ये भी एक लिमिटेशन हुई इंस्क्रिप्शन की। ठीक है, जैसे कि जो मैं सोचो उस टाइम का किसान हूं, तो जो मेरा एक रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, जो मैं सुबह उठ के करता हूँ, मेरी जो आदत है बेसिकली, जो मेरा दिनचर्या है, वो चीज उसमें नहीं लिखी जाएगी। जो मेरे को इरिगेशन नहीं मिलने की वजह से मेरे को जो दुख हो रहा है, जो मेरी फसलें अच्छी नहीं हो रही है, ये सब उसमें नहीं लिखा जाएगा। जो एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी बेसिकली कैसे कोई प्रॉब्लम होगी, ये सब तो उसमें नहीं लिखी होगी, क्योंकि ज्यादा फोकस, जो इंपॉर्टेंट फोकस रहता है वो किस पे रहता है, ग्रैंड इवेंट या कोई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, कोई ऐसा इवेंट हुआ जो बहुत खास है, उसी पे तो ध्यान रखेंगे वो। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली आम आदमी का इसमें जिक्र नहीं होता इंस्क्रिप्शन पे ज्यादातर। Beside the content of inscription almost invariably project the perspective of the person who commissioned them। मतलब जो आपकी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है, ये क्या दिखाता है, ये वही इमोशन कह सकते हैं या पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं उस राजा का जिसने वो कमीशन करी है वो इंस्क्रिप्शन लिखने को। मतलब अगर मैं एक राजा हूं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंस्क्रिप्शन लिखो, ये वाली ऐसे ऐसे करके लिखो, तो ऑब्वियसली आप वही लिखोगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका सेकंड लास्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। The epigraphy alone does not provide a full understanding of political and economic history। वही जो पहले बताया कि पूरी नॉलेज तो आपकी इंस्क्रिप्शन नहीं दे सकती, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें नहीं बता सकती, हमें दूसरे सोर्सेज को भी रेफर करना पड़ेगा, हमें काफी चीजें एज्यूम भी करनी पड़ेगी। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि वो पूरा एजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, जहां पे आपकी इंस्क्रिप्शंस आके खत्म होगी, जहां पे आपका रिटन टेक्स्ट आके खत्म होएगा, फिर आपको एजम्पशन लगानी पड़ेगी, फिर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनफैक्ट आपको इंस्क्रिप्शंस में भी आपको एजम्पशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये लिखा है तो ये क्यों लिखा गया है। ठीक है, अब आगे इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। स्कॉलर्स इन द 19th एंड 20th सेंचुरी वर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्रीज ऑफ किंग। उस टाइम पे 19 और 20 सेंचुरी के टाइम पे जो स्कॉलर्स थे वो इंटरेस्टेड थे राजाओं की हिस्ट्री, उनके इतिहास के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब मिड 20th सेंचुरी आई, मतलब आफ्टर 1950s, एक ट्रेंड, एक शिफ्ट नोटिस करा गया किसमें, जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे उनके ऊपर देखा गया, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उनके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही थी, उनकी क्या सिचुएशन थी, उनके ऊपर फोकस दिया गया। तो उनके लिए इंस्क्रिप्शंस पढ़ी जाती थी, ऐसी इंस्क्रिप्शंस की बेसिकली डिमांड आ गई थी, उनको ऐसे इंस्क्रिप्शंस की खोज करी जा रही थी जिसमें हमें उस टाइम पे सोशल ग्रुप्स या फिर पीजेंट्स या फिर एक नॉर्मल इंसान के बारे में कुछ लिखा हुआ मिले।
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जैसे आप यहाँ पे आखिरी इमेज देख भी सकते हो, ये आपको एक इंस्क्रिप्शन ही दिख रही है, एक ये कॉपर प्लेट पे लिखी हुई इंस्क्रिप्शन जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका जो कह सकते हैं सेकंड चैप्टर है 12th क्लास की हिस्ट्री बुक का, एशियन बुक का, वो खत्म होता है। 4 पार्ट्स में वीडियो बनाई गई है क्योंकि ये अच्छा खासा एक बड़ा चैप्टर था। आप आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं बेझिझक आपको तुरंत आपको जवाब दूंगा। मेक श्योर आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। मैं जाता हूँ और आपके लिए अब दूसरी वीडियोस बना के लाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चलता हूँ, तब तक आप एक बात याद रखिएगा कि मेक इट अ पॉइंट टू सब्सक्राइब लेसन पॉइंट। थैंक यू।